1886 में शिकागो में जब मजदूरों ने 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन, इस बुनियादी मांग को लेकर जब हड़ताल की थी, तो मार्केट में, जो मार्केट स्क्वायर था, वहाँ पे इसी तरह की एक घटना हुई थी। कुछ लोगों ने आके वहाँ पे हिंसा फैलाने की कोशिश की थी और उसके बाद मजदूरों को का जो रिप्रेजेंटेशन, मजदूरों को जो एकजुट कर रहे थे लोग, उन लोगों को वहाँ पे फांसी तक की सजाएं दी जाती है। बाद में ट्रायल जब हो जाता है तो ट्रायल में ये बात आती है कि नहीं, इन लोगों का कोई दोष नहीं था, ये बिल्कुल निर्दोष थे। और उनमें से कई लोगों को, जिनको अब जिंदगी के उनके कई साल जेलों में सड़ा दिए जाते हैं, और उसके बाद ये बात कही जाती है कि नहीं, इनका कोई कसूर नहीं था, और ये जो पूरा प्रोसेस था ये पनिशमेंट बन के रह जाता है, पर इसके लिए जो लोग जिम्मेदार थे उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और एनएसए जैसा कानून भी प्रिसाइजली यही है कि इस प्रोसेस को ही पनिशमेंट बना दिया जाए। और उसके बाद क्या है, ये जो मीडिया ये कुछ भी कह रहा है, वो आदित्य आनंद को कभी मास्टरमाइंड कह रहा है, कभी पाकिस्तान से उसको जोड़ रहा है, वो बोलने के बाद तो उस पर वो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्या उन पे कोई कार्रवाई होगी? उत्तर प्रदेश पुलिस को इन झूठ बोलने वाले लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। पर खैर, उत्तर प्रदेश पुलिस के तो खुद जो मीडिया में वो जो बता रहे हैं वही बड़ी ताज्जुब की बात है। जो डीएलसी ऑफिस है उसमें कितने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लोग सालों साल चक्कर काटते हैं, पर उनका जो कमाया हुआ पैसा है वो भी नहीं मिलता है। और उसके बाद आप इस प्रोटेस्ट के दौरान के मजदूरों के वीडियोस जाके देखिए, वहां पर फैक्ट्री में ओवरटाइम डबल रेट से पे करने की भयंकर समस्या है। वहां पर मतलब यहां तक कह रहे हैं कैमरा में वर्कर्स कि महिलाओं को छुट्टी पीरियड्स के लिए उनके पीरियड्स चेक करके तब दी जाती है कि सही बोल रही है नहीं बोल रही है। और इन सबके बावजूद जब लोग एकदम अपनी बुनियादी जो डिमांड है उसकी बात करते हैं, तब उनको टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। और ये पूरा नैरेटिव कि ये पाकिस्तान, अर्बन नक्सल, क्या क्या तमाम मीडिया में लगातार चल रहा था। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जब टिप्पणी की कि मजदूरों के हकों की बात करने वाले टेररिस्ट नहीं हैं, उनको टेररिस्ट की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है, तब जाके कुछ मीडिया हाउसेस ने इस ओर अपना ध्यान दिया और इस बात को भी उभार के रखा। पर आज ये तो लोगों का, ये तो फंडामेंटल राइट है ना, अपनी कलेक्टिव बार्गेनिंग के राइट को एक्सरसाइज करना, इसी को स्ट्राइक कहते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अपनी कलेक्टिव बार्गेनिंग को एक्सरसाइज करना। और ये तमाम मालिक तो करते ही हैं, इनके मालिकों के एसोसिएशंस होते हैं और उसमें बैठ के मीटिंग्स में तय होता है कि कितना यहाँ पे वेतन में क्या कटौती करनी है, बोनस में क्या करना है। ये सारे डिसीजन ये तो मिल के लेते हैं, ये तो अपनी कलेक्टिव बार्गेनिंग सरकार की भी मदद से और तमाम तरीकों से अपनी बार्गेनिंग को इतना बढ़ा लेते हैं कि मजदूर उनके रहमो करम पे पलने वाला एक इंसान बन के रह जाता है। और इसलिए जब मजदूर स्ट्राइक करते हैं तरह तरह के नैरेटिव बनते हैं। पहले तो एक बहुत ही विचित्र नैरेटिव है कि बाहरी और भीतरी, ये बात की जाती है जो आदित्य के बारे में, रूपेश के बारे में, सृष्टि के बारे में, और जो 2 साथी जिन पे एनएसए लगाया गया है, और उसमें से आकृति वहां मौजूद भी थी 11 तारीख को। तो कहा जाता है कि वो लोग प्रोटेस्ट में आए हुए बाहरी लोग थे। मतलब वो स्टूडेंट्स, एक जमाना था जब ये आदर्श सिखाए जाते थे कि अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल केवल अपने जेब भरने के लिए नहीं करना, अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल अपनी समाज को बेहतर बनाने के लिए करना। और आज जब कुछ स्टूडेंट अब उन आदर्शों को मानकर समाज में जो शोषण हो रहा है, जो गलत हो रहा है, उनके साथ मिलकर आवाज उठा रहे हैं, तो उनको बाहरी बोलकर उनके ऊपर एनएसए लगाया जा रहा है। ये बाहरी भीतरी का लॉजिक ही मतलब इतना बेतुका है। और सबसे पहले अगर बाहरी भीतरी की बात करनी है तो वो प्रोटेस्ट तो वर्कर्स की वेज हाइक के लिए था,
उसमें एक पार्टी बनती है मालिकों की, दूसरी पार्टी बनती है मजदूरों की, और मालिकों और मजदूरों के बीच जो लेबर डिपार्टमेंट है, जो डीएलसी है, वो या तो आके मीडिएट करते, मजदूरों के तरफ से मजदूरों के जो साथ खड़े होने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उनके सपोर्ट में खड़े हो। तो मसला केवल और केवल इनके बीच था। अगर कोई बाहरी था तो वहां पे पुलिस थी, जो लगातार मजदूरों को तो रेगुलेट करने का काम कर रही थी, पर असल में उनको करना क्या चाहिए था? अगर उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था तो बहुत सीधी सी बात थी, मजदूर अपने जायज मांगों को मांग रहे थे, और उसको न देने वाले लोग, जिसमें कि बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, जो कि सरकार ने खुद बाद में बताया कि हमने 25 ऐसे जो यूनिट थे उन पे कार्रवाई भी की, और उस 25 पे तो कार्रवाई हुई, वो भी मजदूरों के प्रोटेस्ट के बाद, जो साथी ने बताया कि मजदूरों की एकजुटता की ताकत की वजह से। पर उसके अलावा कई फैक्ट्रियां थी, मजदूरों से आप जाके उनके इंटरव्यू लीजिए, वो बताते हैं क्या क्या चल रहा है फैक्ट्रियों में। तो पुलिस को सबसे पहले अपनी पूरी फोर्स को एक एक फैक्ट्री में भेजना चाहिए था। जो वहां पे मालिक हैं, उनके सारे के सारे जो ये इर्रेगुलरिटीज है, उन पे तुरंत उन पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर उनको वहां पे शांति व्यवस्था बनानी थी, वहां पे सब कुछ ठीक करना था, तो ये चीज जो ठीक की जानी थी, और ये चीज ठीक उस दिन खराब नहीं हुई थी, ये सालों से चल रहा था। और जब देश में महंगाई बढ़ रही थी, जब एक एक मालिक अपने सामान का दाम बढ़ा के अपने मुनाफे को घटने नहीं दे रहा था, तब मजदूरों की आमदनी, इफेक्टिव आमदनी, उनको पैसा उतना ही मिल रहा था, महंगाई बढ़ गई थी, उनकी इफेक्टिव जो आमदनी है, उनकी असल जो आमदनी है, वो जमीन में गिर रही थी। तो ऐसे हालत में तो सीधे पहले जाना चाहिए था, मजदूरों के तरफ से जाके मालिकों से बात करना चाहिए था। तो ये जो पूरी की पूरी बातचीत है, इसमें असल में अगर कोई बाहरी है तो पुलिस प्रशासन है, वहां पे डीएलसी को आके मीडिएट करना चाहिए था। दूसरी बात, जैसे ये जो पूरा एनएसए जो लगाया गया है, उस पर साथी ने बहुत विस्तार से बात रखी है। ये देखिए, ये जो हम लोग बात बार बार कह रहे हैं कि हमें पूरा शक है कि ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी में पुलिस का, प्रशासन का, मालिकों का बहुत बड़ा हाथ है। इस शक को पुष्ट करने वाले जो सबूत जब हम ले जाके दे रहे हैं पुलिस की मदद करने के लिए कि आप इसकी जांच कीजिए, तो उस ओर से जांच का हमें अभी तक कोई पता नहीं चला है। जो हमारे दोस्त जो देने गए थे वहां पे सबूत, उनके सबूत लिए भी नहीं गए हैं। मीडिया रिपोर्ट कर रही है, तो मीडिया को चुप कराने के लिए जनसत्ता के यूट्यूब चैनल पे एफआईआर हुआ है। कारवा जो पेज है, ये पूरा कैंपेन, इसका पेज पहले इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, फिर उसके बाद इस पे एफआईआर हो रहा है। मजदूर बिगुल के फेसबुक पेज पे एफआईआर हो रहा है। तो जो सबूत दे रहे हैं, आप उनको भी तो इन्वेस्टिगेट कीजिए ना। आप इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं, पर ये भी तो एविडेंस है, इसको क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? मजबूरन जो कोर्ट के जरिए हमें ये सारे सबूत वहां पे सामने लाने पड़ रहे हैं, नहीं तो पुलिस तो इसको एडमिट ही नहीं कर रही है। पर ये सारी चीजें, ये जो हम कह रहे हैं कि हमें ये संदेह है कि इस पूरे ये जो जिस कॉन्स्पिरेसी की ये बात कर रहे हैं, इसके पीछे प्रशासन के लोगों का, मालिकान का हाथ है, ये कहने वाले मतलब हम लोग पहले नहीं हैं। ये बात आज से सैकड़ों साल पहले से ये बार बार घटित हुई घटनाओं से साबित हुआ है, इसलिए हम ये कह रहे हैं। ये जो अलग अलग रोज नए गुब्बारे उछल रहे हैं, पहले पाकिस्तान आया था, फिर अर्बन नक्सल आया था, फिर हमें पता चला कि रुपेश मास्टरमाइंड है, फिर यूपी पुलिस ने बताया नहीं अब भूल जाओ, अब मास्टरमाइंड कौन है, अब आदित्य मास्टरमाइंड है, फिर यूपी पुलिस ने बनाया अभी इसको छोड़ दो, अभी कौन मास्टरमाइंड है, सत्यम वर्मा मास्टरमाइंड है, और अब एनएसए में बताया गया है कि ये दो असल लोग हैं, ये मास्टरमाइंड है। तो ये जो मास्टरमाइंड्स हैं, यूपी पुलिस ने अभी किसी मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा हमने कि उन्होंने बताया है कि ये सारी की सारी प्लानिंग कब हुई, ये सारी की सारी प्लानिंग हुई 22 मार्च 2026 को। 23 मार्च 2026 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहादत दिवस होता है। उसके एक दिन पहले ये कॉन्स्पिरेसी रची गई